Hello students, so in the previous lecture we have talked about glycolysis, we have talked about the Krebs cycle, we have talked about the electron transport system and we have talked about the shuttle system. ठीक है, तो आई होप आपने ये जो सिस्टम्स अपन ने पढ़ रखे प्रीवियस लेक्चर्स में उनको अच्छे से गो थ्रू कर लिया है. So because in this lecture I am going to talk about another important topic that is going to be the fermentation process. That is going to be the fermentation process. ठीक है. So fermentation is very important and it has been used on day-to-day basis. That is, it has been used for the formation of curd. It has been used for the formation of alcoholic drinks. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ रखा था लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है या फिर जब ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो चीज प्रोड्यूस होती थी उसको आप बोलते थे लैक्टिक एसिड. दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द मसल सेल. So in this lecture we are going to talk about fermentation. That is, अभी तक जो भी मैंने बात करी, I said that क्या ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. बट जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो उस टाइम पे ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन. When the glucose is broken down in presence of oxygen, it undergoes complete breakdown. But when glucose is broken down in absence of oxygen, it does not go complete breakdown, it undergoes partial breakdown. ठीक है, so we would term that process as fermentation. And fermentation में we are going to talk about the formation of alcohol and the formation of lactic acid. ठीक है, so यहाँ पे जो कॉमन प्रोसेस रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, कौन सा कॉमन प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज में नहीं आता है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस वाला लेक्चर देखा है तो कहीं पे भी मैंने ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन के यूज की बात नहीं करी है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूज ऑफ ग्लाइकोल ऑफ द ऑक्सीजन इन दी क्रेब्स साइकिल. ठीक है, आप वहां पे क्रेब्स साइकिल में बात कर सकते हो, बट ग्लाइकोलाइसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज में नहीं आता है. सो दैट इज द रीजन ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्मेंटेशन. ठीक है, सो नाउ फर्मेंटेशन में वन ऑफ द स्टेप दैट इज गोइंग टू बी कॉमन ग्लाइकोलाइसिस. तो मैं ग्लाइकोलाइसिस अपन प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो मुझे फिर से ग्लाइकोलाइसिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस आता है, बट आई मेंशन द इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज. प्रीवियस लेक्चर में आपने एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ा उस और शटल सिस्टम पढ़ी है. ठीक है, ग्लूकोज से वी वर मेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे. ठीक है, इन 2 मॉलिक्यूल से फिर और क्या बनाया था? वी मेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3-BPGA. ठीक है, ये बनाया था. और फिर एट द एंड वी वर गेटिंग पायरुविक एसिड. ठीक है, सबके 2 मॉलिक्यूल्स थे. ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अच्छा, एनर्जी यूज करी है क्या? तो यहां से यहां तक के अगर आप स्टेप्स देखो तो यस वी हैव यूज्ड एनर्जी एंड वी हैव यूज्ड 2 ATP. ठीक है, आप यहां से यहां का प्रोसेस देखो तो यहां पे भी वी हैव यूज्ड एनर्जी. तो यस, आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करते थे, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता था साइटोप्लाज्म में से, साइटोसोल में से अपनी बात हुई थी. और यहां पे वी ऑल्सो यूज वाटर. देयर इज ऑल्सो यूज ऑफ वाटर इन दिस स्टेप. ठीक है, और यहां पे देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ NADH2. मतलब ये जो PGA है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. सो NAD+ एक्सेप्ट करता है और बनाता है NADH2. ठीक है, तो यहां पे भी NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? सो दिस इज गोइंग टू बी इनटू 2. सिंपल एंड इजी. अगर आप यहां से यहां के स्टेप की बात करें तो यहां पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस करी है क्या? तो यस वी हैव प्रोड्यूस एनर्जी दैट इज ATPs. 2 ATP प्रोड्यूस करें.
2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल, यस वाटर मॉलिक्यूल भी अपन ने यूज किया है, आई एम सॉरी यूज का बाहर निकला है, इट इज बीइंग यहाँ पे यूज में आ रहा है, एरो देखो आप, और ये मैं बाहर दिखा रहा हूं, मतलब बाहर निकल रहा है। तो 2 एटीपी और 2 H2O यहाँ पे यूज करें, एक उसमें 2 थे तो मैं टोटल 4 लिख देता हूं, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। और यहां से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। अभी जो पायरुविक एसिड आया है, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O and COOH. This is the structure for pyruvic acid. Now this pyruvic acid, इसके साथ 2 चीजें हो सकती है, इसके साथ 2 चीजें हो सकती है। It can undergo alcoholic fermentation, it can undergo alcoholic fermentation या फिर lactic acid it can undergo alcoholic fermentation, ठीक है, और it can undergo lactic acid fermentation। ठीक है, सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकता है इस पायरुविक एसिड का। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं। ठीक है, so this is the structure. So the pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid can undergo alcoholic fermentation as well. It can undergo lactic acid fermentation. तो अगर मैं बात करता हूँ alcoholic fermentation की, तो alcoholic fermentation में क्या क्या चीजें होगी, lactic acid fermentation में क्या क्या चीजें होगी, तो just we'll go through the whole process. ठीक है, so is this clear? We are talking about anaerobic respiration. This should be very very clear कि we are talking about anaerobic respiration. ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा that was aerobic part, अभी जो पढ़ रहे that is anaerobic part, without oxygen, absence of oxygen. Done? So let's start with the 2 fermentation. So let's divide it into 2 parts. So let's say there is alcoholic fermentation. ठीक है, तो अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं, तो जो पायरुविक एसिड था, वो पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज CO2 इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। This is the structure of pyruvic acid. The structure undergoes decarboxylation, that is CO2 is going to be released. So the pyruvic acid is going to get converted into CH3, C double bond O, add यहां से C, add H। ठीक है, CO2 रिलीज हो गया, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन, and this is going to take place with the help of the enzyme pyruvate decarboxylase. एंजाइम का नाम है pyruvate decarboxylase.
द नेम ऑफ द एंजाइम इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, समझ में आ रहा। और इस एंजाइम को इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स Mg2+ एंड 2pp, सॉरी TPP के रिक्वायरमेंट है एंड Mg2+ का रिक्वायरमेंट है। सिंपल एंड इजी। सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू बी डीकार्बोक्सिलेशन, यहां से CO2 को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इसे क्या कहा जाता है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड था। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, बिकॉज वी स्टार्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो यहां पे भी कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड ही होगा। नाउ दिस एसिटाल्डिहाइड इट अंडरगोज व्हाट, इट अंडरगोज रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब H को एक्सेप्ट, H+ को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो H+ डोनर कौन होता है, NADH2 होता है डोनर। तो NADH2 डोनेट करेगा H+ को, तो NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, और ये जो एसिटाल्डिहाइड स्ट्रक्चर था ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसने H+ डोनेट किया है, सो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। CH3 डबल बॉन्ड टूटा, सो दिस इज OH, एक H यहां पे, एक H, एक H यहां पे। ठीक है, सो दिस इज द वे इट्स गोना लुक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे COO निकल गया था, मैंने C लिख दिया था यहाँ पे, तो निकाल के मैंने फिर से H कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, दिस इज टर्म्ड एज इथाइल अल्कोहल। दिस इज टर्म्ड एज इथाइल अल्कोहल। Acetaldehyde, this is ethyl alcohol. How many molecules of ethyl alcohol? So there are going to be 2 molecules of ethyl alcohol. कितने NADH2 यूज हुए, 2 NADH2 यूज हुए 2 molecules बनाने के लिए ethyl alcohol के। So this is the structure of ethyl alcohol. ठीक है, simple and easy, done. So now alcoholic fermentation में जो pyruvic acid है, it undergoes decarboxylation, then it undergoes reduction। ठीक है, तो यहां पे रिडक्शन हो गया, तो यहां पे जो एंजाइम आएगा दैट इज गोइंग टू बी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सो यहाँ पे अपन मेंशन भी कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, और लेट्स पुट इट हियर रिडक्शन। ठीक है, सो पायरुविक एसिड फॉर्म्स एसिटाल्डिहाइड, and acetaldehyde undergoes reduction and forms ethyl alcohol. So this is the structure of ethyl alcohol. Done. Now let's talk about the lactic acid fermentation. So now let's talk about the lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation में क्या होता है? So lactic acid fermentation में directly decarboxylation नहीं होता है, directly क्या होता है, यह step आता है, that is reduction. So lactic acid fermentation की बात कर लेते हैं। lactic acid fermentation, ठीक है, स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं मैं।
CH3, C double bond O, and this is COOH, pyruvic acid. Two molecules of pyruvic acid से चालू करेंगे. Two molecules of pyruvic acid. Done. Now this pyruvic acid मैंने बोला it directly undergoes reduction. तो जब इसका reduction होगा, ये याद रखना आपको, it directly undergoes reduction, और जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा that is going to be the lactate dehydrogenase enzyme. Lactate dehydrogenase enzyme. ठीक है, and it requires what, जैसे यहाँ पे TPP और Mg2+ की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरीके से lactate dehydrogenase को there is requirement of FMN and zinc. ठीक है, so now it is undergoing reduction. तो reduction में क्या होगा, H+ को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो H+ डोनेट कौन करेगा? So H+ is donated by, ब्लू से लिखा है, कल को मैं यहां लिखता हूं, NADH2 से क्या बनेगा, यहां पे क्या बनाता है, NAD+. कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है पायरुविक एसिड के, तो यहां पे भी दो NADH2 यूज करेंगे, और पायरुविक एसिड would undergo reduction and it would get converted into lactic acid. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. So the structure, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. This double bond is going to break. ठीक है, यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड जो था वो टूट गया. ठीक है, पर यहाँ पे और ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, दिस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. दिस इज गोइंग टू बी CH3 कार्बन, ये बॉन्ड टूटा तो दिस इज गोइंग टू बी OH, एक H यहाँ पे आएगा और नीचे तो COH रहेगा. यहाँ पे COH नहीं है, तो इस केस में there is formation of, this is 3 carbon compound, this is also 3 carbon compound. But यार केस में there was formation of 2 carbon compound, this is also 2 carbon compound, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्साइलेशन हुआ था, यहाँ पे डीकार्बोक्साइलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ कार्बन इज सेम. तो ये जो चीज बनी, दिस इज टर्म्ड एज लैक्टिक एसिड. क्या बोलेगी इसे, लैक्टिक एसिड कहा जाएगा. कितने मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के, तो कितने मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरुविक एसिड के, तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, लैक्टिक एसिड के बनेंगे. 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि जब आपके मसल सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो आपके मसल सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां पे एक चीज का प्रोडक्शन होता था, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता था, जो आपके मसल्स को फ्रीज कर देता था, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, आप थक जाते थे, आपको पाँव दुखने लग जाएंगे, आपके हाथ दुखने लग जाएंगे. ठीक है, तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था. और फिर जब आप थोड़ा टाइम रिलैक्स करोगे, व्हेन योर बॉडी गेट्स इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर से क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा. तो ये वाला लैक्टिक एसिड है. तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो मैं यहां पे एग्जांपल में मेंशन कर सकता हूं, मसल सेल. जब मसल सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो मसल सेल क्या करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा मसल सेल के अंदर, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, जो आपके मसल्स को फ्रीज कर देगा. और दूसरी चीज तो आपको पता है, ये दही, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है. तो कर्ड में लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वहां पे उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. द बैक्टीरिया इज नोन एज लैक्टिक acid bacteria, that is lab, it is also known as lactic acid bacteria. ठीक है, so
इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, दैट इज मसल सेल एंड कर्ड। और इसका भी एग्जाम्पल मैं देता हूं, यीस्ट। क्या लिखा है? यीस्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है सो देयर इज रिलीज ऑफ CO2, है ना? कहां गया CO2? ओके, यहां से आपने निकाला CO2, मैंने दिखाया नहीं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप, CO2। जैसे कि आप अगर इडली बना रहे हो या फिर आप कोई भी डिश बना रहे हो जिसमें फर्मेंटेशन करना होता है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड के अंदर फर्मेंटेशन के थ्रू है, खमण है उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, तो आपने देखा होगा कि जो फूड आइटम है, जैसे कि अगर मैं ब्रेड स्लाइस लेता हूं तो ब्रेड स्लाइस के अंदर आपको इस तरीके से पोर्स दिखते हैं। अगर आप खमण ले लो, ढोकला ले लो, तो उसके अंदर भी आपको पोर्स दिखेंगे। तो व्हाट आर दिस पोर्स? क्योंकि आपने क्या किया है, वो जो डो था उसका फर्मेंटेशन किया है। ओके, तो वो डो जो था उसका फर्मेंटेशन होगा तो कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है? CO2 प्रोड्यूस होता है। तो ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये पोर्स एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CO2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द CO2 ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, वहां पे उस डो के अंदर, डो आप रात को रखते हो, सुबह आप देखोगे तो डो फूल जाता है, द डो स्वेल्स अप। ठीक है, स्वेल अप क्यों गया? क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन हुआ था, CO2 की वजह से वो क्या हो गया? फूल गया, वो स्वेल हो गया। ठीक है, सो जो पोर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे CO2 को। सो नाउ दूसरा क्वेश्चन कि सर अल्कोहल का तो फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? अल्कोहल का फॉर्मेशन भी होता है, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल बनता है, क्योंकि आप उसको एक रात के लिए फर्मेंट करते हो। फर्मेंटेशन अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए करोगे तो काफी सारा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। प्लस आप एक और चीज क्या करते हो, आप उसे गर्म करते हो, यू कुक इट, यू हीट इट। सो व्हेन यू हीट द अल्कोहल, फॉर एग्जांपल वो जो डो था, वो डो को आप जब हीट करोगे तो उसके अंदर का अल्कोहल क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया? तो आप नॉर्मली भी इस प्रोसेस को घर पे किया जाता है, कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए फर्मेंटेशन के थ्रू। तो जब भी फूड आइटम फर्मेंटेशन के थ्रू बनेगी तो उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा एंड CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये CO2 क्या बनाएगा? आपकी फूड आइटम को सॉफ्ट बनाएगा, फ्लफी बनाएगा। ठीक है, और अल्कोहल क्या होगा? इवोपरेट हो जाएगा जब आप उसे गर्म करोगे। अगर आप जैसे कि भी आप कभी बाहर खाने जाते हो, जैसे डोसा, अगर आप बाहर खाने जाते हो तो काफी बार ऐसा होता है कि जो डोसे का टेस्ट होता है ना, वो काफी खट्टा होता है, उसमें खट्टापन काफी आता है। क्यों? बिकॉज उसको ज्यादा फर्मेंट किया होगा तो ज्यादा अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसलिए वो खट्टापन उसके अंदर रहता है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस विच हैव बीन यूज्ड। अल्कोहल बनाने के लिए तो यूज करते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस फूड आइटम्स। ये चीज तो आपको पता चल गई, दही बनाने के काम में आने वाला है। ठीक है, और मसल सेल में बनता है। नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, विच इज नोन एज यीस्ट पॉइजनिंग। यीस्ट पॉइजनिंग, क्योंकि आप अल्कोहल का प्रोडक्शन यहाँ पे करते हो, आप यीस्ट की मदद से अल्कोहल बनाते हो। ठीक है, बट अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से बढ़ जाता है, रब दिस डाउन, आप पॉज करके डिटेल्स कॉपी कर लो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं हुआ है, आपको याद रखना है, सीधा रिडक्शन हो गया है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट द प्रॉब्लम इज अगर यीस्ट अल्कोहल बना रहा है और अल्कोहल बनाते बनाते काफी ज्यादा अल्कोहल बन गया और अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो गया, सो दिस वुड लीड टू द डेथ ऑफ द यीस्ट। यीस्ट खुद मर जाएगा उस अल्कोहल में। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस टू मोर देन 13%, इट वुड लीड टू द डेथ ऑफ द यीस्ट इटसेल्फ। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा ना। ठीक है, if concentration of alcohol increases to more than 13%, 30 भी नहीं, 13 खाली, to more than 13%,
If the concentration of alcohol increases to more than 13%, it leads to the death of yeast. यहाँ पे एक लाइन में और ऐड करता हूं. Yeast is used in production of alcohol. yeast को यूज किया जाता है in production of alcohol, but if the concentration of alcohol increases to more than 13%, 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन हो जाता है तो क्या होगा? It leads to the death of the yeast. yeast की खुद की डेथ हो जाएगी. This phenomena is known as poisoning of yeast or yeast poisoning. ठीक है? तो अब क्या करें? अगर अल्कोहलिक ड्रिंक बनानी है जिसके अंदर का कंसंट्रेशन मोर देन 13% होना चाहिए, तो आप यीस्ट को तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यीस्ट तो 13% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल ड्रिंक ही बना पाएगी, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक अल्कोहल का नहीं बन पाएगा यीस्ट से. तो आप जो टेक्निक यूज करोगे दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है? तो मैं पहले मेंशन कर देता हूं कि यीस्ट के थ्रू आप कौन सी अल्कोहलिक ड्रिंक बना सकते हो. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ wine and beer. Yeast can be used for formation of less concentrated alcoholic drinks. ठीक है? कौन कौन सी? जैसे कि मैंने बताया, आप वाइन बना सकते हो एंड वी कैन आप बियर बना सकते हो. ठीक है? बिकॉज इसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन काफी कम होता है कंपैरेटिवली टू द अनदर ड्रिंक्स. सो क्या याद रखिए, यीस्ट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेस concentrated alcoholic drinks, that is wine and beer. So if there is requirement of more concentrated alcoholic drink, more concentrated 13% से ज्यादा alcoholic drinks, like एग्जाम्पल लिख लेंगे, लाइक क्या बोल सकते हैं, लाइक विस्की, रम, ब्रांडी, वोडका. like whiskey, rum, brandy and vodka. ठीक है? more concentrated alcoholic drinks like whiskey, rum, brandy and vodka are prepared by distillation process. Are prepared by डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है? तो कम कॉन्सेंट्रेशन वाली 13% से लेस अल्कोहलिक कंसेंट्रेटेड ड्रिंक बनानी है तो आप यूज कर सकते हो यीस्ट को वाइन और बियर के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल का कंसेंट्रेशन काफी कम होता है. बट अगर आप 13% से ज्यादा कंसेंट्रेटेड अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना चाहते हो, जैसे कि विस्की है, रम है, ब्रांडी है, वोडका है, तो उस केस में आप यीस्ट को नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि इसकी खुद की डेथ हो जाती है 13% के बाद. तो आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू आप हायर कंसेंट्रेटेड ड्रिंक बना सकते हो. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ एनर्जी की काउंट कर लेते हैं यार. एनर्जी कुछ प्रोड्यूस हुआ क्या यहां पे? एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, सबस्ट्रेट बेस्ड एटीपी का फॉर्मेशन. ठीक है? तो ऑक्सीडेटिव NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है. NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है?
तो अगर आप देखो तो NADH2 का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में हुआ, ठीक है, बट आपने NADH2 को यूज भी किया है, मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना आपने यूज कर दिया, मतलब NADH2 तो बचा ही नहीं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन, बिकॉज नो NADH2, ठीक है, NADH2 जो प्रोड्यूस हुआ तो यूज में आ गया, ठीक है, तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सबस्ट्रेट बेस्ड फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्टली सबस्ट्रेट में से एटीपी निकला है क्या, डायरेक्टली सबस्ट्रेट में से एटीपी निकला है क्या, तो हाँ निकला है। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप देखो 2 स्टेप्स थे आपके, 7th और 9th स्टेप, वहां पे एटीपी निकलता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने एटीपी बना दिए, सो उसके थ्रू अपन बनाते हैं 4 एटीपी, ठीक है। अब आपको वो भी देखना पड़ेगा, 2 एटीपी आप स्टार्टिंग वाले इन्वेस्टमेंट फेज में यूज करते हो, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 एटीपी यूज, तो टोटल एटीपी कितना हो गया, नेट गेन ऑफ द एटीपी कितना है, इट्स ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड, इट इज ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस। तो आपको याद रखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो कितनी है, ओनली 2 एटीपीज, दैट्स इट, नॉट मोर देन 2 एटीपीज, ठीक है। CO2 का फॉर्मेशन हुआ है, CO2 प्रोड्यूस हुआ है, तो CO2 यस हुआ है, कब हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हुआ है, तो CO2 के बारे में लिख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 molecules of CO2 are released in alcoholic fermentation, और यहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो देखा था आपने, सीधा रिडक्शन हो गया था, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ था। सो मैं लिख दूंगा नो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाटर रिलीज हुआ है क्या, तो वाटर रिलीज हुआ तो है, बट जैसे मैंने आपको बताया NADH2 जो प्रोड्यूस किए थे उसको यूज कर दिया, तो इसलिए वाटर का भी फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है ना कि एक NADH2 से एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं नो NADH2, दैट मीन्स नो वाटर, नेट जो होगा आपका नेट गेन वाटर का वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एटीपी मिला तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू तो नहीं मिला, क्योंकि NADH2 जितना बना था उतना यूज कर दिया। वाटर भी नहीं मिलेगा क्योंकि जितना बना था उतना यूज कर दिया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्टली टेकिंग आउट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, तो यस 4 एटीपी बने थे, 2 एटीपी यूज करें तो बचा कितना, 2 एटीपी। CO2 तो यस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको 0 CO2 मिलता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलते हैं इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच हैव टू बी रिमेंबर्ड। CO2 का अमाउंट कितना, एटीपी का कितना, एंड वाटर का कितना, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। Let's put a difference between aerobic respiration and anaerobic respiration के बीच में। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या लेंगे, फर्मेंटेशन।
और फर्मेंटेशन में भी कौन से फर्मेंटेशन अपन ने देखे, दो देखे. वन इज the lactic acid fermentation and the alcohol fermentation and lactic acid fermentation. ठीक है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये लिख लेता हूं, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. कंप्लीट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. यहां पे क्या लिखे, यहां पे दोनों के लिए पॉइंट सेम रहेगा, दैट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स. और कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं, तो यहां पे जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली है that is 686 kilocalories. 686 किलो कैलोरी जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है. और यहां पे जो कैलोरीज मिलती है दैट इज 58 किलो कैलोरी इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, 58 किलो कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल एंड 36 किलो कैलोरीज इन टर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड. ठीक है. समझ में आ रही बात. तो यहां पे एटीपी कितना प्रोड्यूस होते हैं, तो यहां पे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं दैट इज, अच्छा अगर मैं बोलता हूं 686 किलो कैलोरी है और यहां पे 58 किलो कैलोरी है, तो दिस इज ओनली 8.4% ऑफ द टोटल कैलोरीज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरी हुआ. अल्कोहल दैट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसमें 58 किलो कैलोरी हुआ. सो दैट इज हाउ मच परसेंट, सो दैट इज ओनली 8.4% of the total energy produced, and 36 kilocalories only 5.2% of the total calories produced. So that is how we do it. 58 by 686 into 100. 58 by 686 into 100. ठीक है. दूसरी चीज एटीपी का देखो आप. सो एटीपी इज 38 एटीपीज. अगर आप शटल सिस्टम याद रखो तो 38 एटीपी भी हो सकता है और 36 एटीपी भी हो सकता है. यहां पे कितने एटीपी देखे आपने, यहां पे दैट इज 2 एटीपीज, दैट इज 2 एटीपीज. ठीक है. सो अगर आप 2 एटीपीज की बात करो, सो दैट इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ द टोटल एटीपीज, सो दैट इज 5.2%. 5.2% of the total ATPs. CO2 है क्या, CO2. So normal when you talk about aerobic respiration there is 6 CO2. 6 CO2 मिलते हैं. यहां पे कोई CO2 मिलता है क्या in terms of alcoholic fermentation? तो yes, यहां पे मिलेंगे 2 CO2. यहां पे कोई CO2 है क्या, तो नो CO2, कैंसिल. वाटर मॉलिक्यूल. सो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन के टाइम पे वी गेट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज टर्म्ड एज मेटाबॉलिक वाटर. 6H2O. दिस H2O इज व्हाट, मेटाबॉलिक वाटर. दिस इज मेटाबॉलिक वाटर. तो यहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल मिला है क्या, नो. नो वाटर मॉलिक्यूल, नो वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. यहां पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूंगा कि जो NADH2 का ऑक्सीडेशन है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इस चीज को कॉपी कर लो. मैं यहां पे एक पॉइंट चेंज कर रहा हूं. NADH2 का ऑक्सीडेशन इज फास्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन and it is slow in fermentation. NADH2 oxidation is fast
anaerobic respiration and NADH2 oxidation is slow in fermentation. ठीक है, this is also one of the important points which has to be remembered. So मैंने काफी सारे डिफरेंस आपको बता दिया एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में. ठीक है, नाउ एक फिनोमिना देखते हैं जिसे कहा जाता है पेस्चर्स इफेक्ट. एक फिनोमिना देख लेते हैं जिसे कहा जाता है पेस्चर्स इफेक्ट. ठीक है, सो नाउ लेट्स से देयर आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है. तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे. तो मैं यहां पे लिखता हूं अ ग्रुप ऑफ सेल इन एब्सेंस ऑफ O2 is performing anaerobic respiration. A group of cell in absence of O2 is performing anaerobic respiration of glucose. ठीक है, तो इस केस में जब ये ग्रुप ऑफ सेल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग 2 ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये जनरेट कर रहा है 2 ATP. ये बात तो अभी होगी अपनी. ठीक है, फिर अगर इन सेल्स को ऑक्सीजन दिया जाए तो ये सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे? व्हेन दिस सेल्स when this group of cell are provided by ऑक्सीजन. यहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, फिर आपने इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या किया? ऑक्सीजन दिया. व्हेन दिस ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन दे switch from anaerobic respiration to aerobic respiration. When this group of cells are provided with oxygen, the group of cells, if they are provided by oxygen, they switch from anaerobic respiration or shift from anaerobic respiration to aerobic respiration. यहां पे इन ग्रुप ऑफ सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं था तो ये क्या परफॉर्म कर रहे थे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे थे. और उस टाइम पे वो एक ग्लूकोज से क्या बना रहे थे? 2 ATP के मॉलिक्यूल बना रहे थे. बट वही सेल को अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो क्या करेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनाएगा? 38 ATP बनाएगा. क्या करेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP बनाएगा. दिस इज नोन एज द पेस्चर्स इफेक्ट. इसे क्या कहा जाता है? पेस्चर्स इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, अब यहां पे एक ग्लूकोज से 38 ATPs बन रहे. तो अगर 38 ATPs ये सेल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर बनाना चाहता है तो इसको कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? तो अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू 38 ATPs बनवाने हैं तो इस सेल को
19 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके वो क्या बना पाएगा, बिकॉज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 एटीपी बना रहा है या केस में, तो 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, 38 एटीपीज बनाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों केसेस को अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपीज मिल रहे हैं और यहां पे 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 38 एटीपीज मिल रहे हैं। दैट मींस ग्लूकोज का यूज कहां पे ज्यादा हो रहा है, ग्लूकोज इज यूज मोर, या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज डन मोर इन दी फर्स्ट केस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, यहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम है। यहां पे तो एक ही ग्लूकोज से 38 एटीपीज मिल गए, यहां पे 19 ग्लूकोज के थ्रू क्या होगा, 38 एटीपीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ O2, 19 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यहां पे एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां पे 19 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और 38 एटीपीज मिलेंगे, और यहां पे एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और 38 एटीपीज मिलेंगे। तो यहां पे मैं ये पॉइंट मेंशन करूंगा कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम कहां पे है, यहां पे कम ब्रेकडाउन है, यहां पे ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं inhibition of glucose, inhibition of glucose breakdown takes place in presence of oxygen. This is very important point. Inhibition of glucose breakdown takes place in presence of oxygen. आगे ना बात समझ में? अगर ये दोनों को आप कंपेयर करो और आपको पूछा जाए ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां हो रहा है, तो आप बोलोगे यहां पे हो रहा है, क्योंकि यहां पे 19 ग्लूकोज चाहिए और यहां पे 1 ग्लूकोज चाहिए। तो कम ब्रेकडाउन तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में हो रहा है ना? In presence of oxygen, the breakdown of glucose is less. ठीक है, simple and easy. So this is known as the Pasteur's effect. इसे Pasteur's effect कहा जाता है। अगर यही चीज को मैं उल्टा कर दूं, that is, if O2 is withdrawn during the breakdown of glucose, okay, तो क्या हो जाएगा? The breakdown of glucose increases. तो यहां पे मैं लिख देता हूं, O2 is withdrawn, breakdown of glucose is increased. If O2 is withdrawn या फिर is taken away, इसमें से अगर O2 निकाल ली जाती है, if O2 is withdrawn, breakdown of ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। जब आपने इनको ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, फिर आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो एरोबिक रेस्पिरेशन चालू कर दिया, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या हो गया, स्लो हो गया, कम हो गया। पर जब आप इनको फिर से अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, सॉरी, इनसे फिर से ऑक्सीजन ले लोगे, तो क्या होगा, O2 का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। O2 breakdown is going to increase. This is known as this phenomena is known as the Crabtree effect. इसे कहा जाता है Crabtree effect. It is known as the Crabtree effect. समझ में आ गया? ठीक है? If oxygen is withdrawn from the cells, the cell would start performing anaerobic respiration. That means more glucose is going to be broken down. ठीक है? So if O2 is withdrawn, breakdown of glucose is increased. ठीक है? So आज के लेक्चर में अपन ने काफी सारी इंपॉर्टेंट बात कर ली।
ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू द पेस्टेज इफेक्ट, वी हैव गॉन थ्रू द क्रैबट्री इफेक्ट, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात होगी. फर्मेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करो. कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, इट शुड बी नोन. ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. अभी तक जितने भी प्रोसेसेस आपने देख लिए, शटल सिस्टम देख लिए, ग्लाइकोलाइसिस देख लिया, क्रैब्स साइकिल देख लिया, आपने जो भी पाथवे देखा है अभी तक के लेक्चर्स में, इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है. हर एक पाथवे में कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कितने NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर यूज में आ रहे, ये सब चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड and talk about new details regarding the chapter. Okay, thank you.